Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So this is your weekly revision of current affairs from November 14 to 20, and we'll be discussing very important current affairs topics which are important from your UPSC prelims as well as mains point of view. इसलिए please इनको ध्यान से देखें and followed by MCQs. So try answering the MCQs. कुछ UPSC के पिछले questions भी हमने लिए हुए हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा helpful रहेंगे for your revision also, right? तो try answering them. I'll tell you the answers side by side so you can cross check and see your performance. स्टार्ट करते तो सबसे पहली न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट थी वो था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन इट टचेस 8 बिलियन और साथ में इंडिया जो है अब उसका भी प्रोजेक्शन आया है कि वो चाइना को सरपास करेगी एंड विल बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023. दिस इज़ एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 और इसको रिलीज़ किया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन. तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है ये आप मुझे बता सकते हैं. ओके और अब यूएन ने वही है कि कहा तो है कि 8 बिलियन का फिगर हम पहुंच गए हैं, लेकिन साथ में कहा है कि दिस इज़ अ टेस्टमेंट टू ह्यूमैनिटीज़ अचीवमेंट्स. तो क्यों कहा है? क्योंकि मतलब जैसे पॉवर्टी और जेंडर इनइक्वालिटी में काफ़ी रिडक्शन हुए हैं, साथ में हेल्थ केयर में एडवांसमेंट हुआ है, एजुकेशन में एडवांसमेंट हुआ है और ज़्यादा विमेन जो है वो चाइल्ड बर्थ को सर्वाइव कर पा रही हैं, ज़्यादा बच्चे अपने अर्ली ईयर्स को सर्वाइव कर पा रहे हैं, लाइफ स्पेन जो है वो काफ़ी लंबे हो गए हैं, हेल्दियर हो गए हैं. तो ये बात UNFPA ने कही है, पॉपुलेशन फंड ने. और जो यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं उनका कहना है कि जो लेकिन ये रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है तो इससे जो हंगर और पॉवर्टी के चैलेंजेस है ये और ज़्यादा स्टीपर हो सकते हैं. और जो हमारा ऑलरेडी अभी चल रहा है कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, हंगर और मेल न्यूट्रिशन को कम्बैट करना है और हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम्स का कवरेज करना है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं. ओके इसके अलावा कुछ यहाँ पे फैक्ट्स और फिगर्स बताएं तो आप अपने पास नोट कर सकते हैं. तो डेमोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये फैक्ट्स और फिगर्स काम आएंगे आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी. ओके तो पहली बात तो कहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है और यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो 1950 से सबसे स्लोएस्ट रेट पे ग्रो कर रही है और मतलब 2020 में 1% से भी कम हो गई थी. ओके और वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 2030 तक हो सकता है 8.5 बिलियन हो जाए और 2050 आते आते तक 9.7 बिलियन हो जाए. ओके और ये जो है पीक पे पहुंचेगी अपने 10.4 बिलियन पे पहुंचेगी ड्यूरिंग 2080s और यही लेवल रहेगा अंटिल 2100. ओके और इसमें जो ज़्यादातर इंक्रीज़ रहेगा ग्लोबल पॉपुलेशन का खासकर 2050 तक, उसमें आधा जो रहेगा वो 8 कंट्रीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा. और ये कौन सी कंट्रीज़ रहेगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी? वो हैं कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया. और ज़्यादातर जो वही ये इंक्रीज़ रहेगा वो सब सहारन अफ्रीका में ही रहेगा. अब इंडिया की भी यदि हम पोजीशन थोड़ा अच्छे से देख लें तो 2023 में यानी अगले साल ही इंडिया ओवरटेक कर लेगा चाइना को. और हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो अभी बहुत ज़्यादा राइप है और अभी हमारे यहाँ पे जो मीडियन एज है वो 28.7 ईयर्स है ना. तो यानी वर्किंग एज वाली ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास में. और चाइना में यदि देखें तो मीडियन एज 38.4 ईयर्स है और जापान में 48.6 यानी हमसे 20 साल ज़्यादा. और ग्लोबल एवरेज जो है वो 30 साल का है. तो ये 30 साल क्यों है एवरेज? क्योंकि खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी काफ़ी यंग पॉपुलेशन है. ओके तब यहाँ पे बताया है कि 2022 में अभी पॉपुलेशन इनके अकॉर्डिंग हमारी 1.412 थी और जो है 2050 आते आते तक तो हमारी 1.668 बिलियन हो जाएगी एंड वील बी वे अहेड ऑफ चाइना. तो इन्होंने बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें से 68% जो पॉपुलेशन है वो 15 to 64 ईयर्स ओल्ड है और 65 साल यानी कि हमारे यहाँ पे जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन मानी जाती है अबव 65 वाले जो हैं वो 7% है. ओके और 15 to 29 में खासकर 27% है. और हमारे यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट पॉपुलेशन है यानी 10 से 19 साल की, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है. ओके तो इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एवर एडोलेसेंट एंड यूथ पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन यंगेस्ट रहेगी अंटिल 2030. और अभी हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक विंडो भी है, वही डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं. तो यूथ बल्ज भी इसको कहा जाता है इसी चीज़ को और ये कंटिन्यू करेगा टिल
2025। और हमारे कंपैरिजन में चाइना की पोजीशन भी देख लेते हैं। तो अब वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे एजिंग हो रही है और सिवियर एजिंग फेज़ वहाँ पे शुरू हो जाएगा 2035 में। और उस टाइम पे मतलब 60 ईयर्स के अबव काफ़ी लोग हो जाएंगे। और ख़ासकर जो इनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसका रीज़न ये है कि ये होगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ और भी फिगर्स दिए हैं कि पिछले साल वहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन 267 मिलियन हो गई थी और अब 300 मिलियन पे पहुँच जाएगी, फिर 400 मिलियन बाय 2035। ओके, और जो उनकी सीनियर पॉपुलेशन है उसकी पीक आएगी अराउंड 2050। तो उस टाइम पे पब्लिक सर्विसेज और जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे। तो एक तरफ चाइना की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे रैपिडली एजिंग हो रही है और दूसरी तरफ पॉपुलेशन कम भी हो रही है क्योंकि वहाँ का बर्थ रेट जो है वो इट इज़ फॉलिंग। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी बहुत टाइम तक हमारी ये यंग पॉपुलेशन ही कंटिन्यू करेगी। जो चाइना का ट्रेंड है वो हमें कुछ टाइम बाद इंडिया में भी देखने को मिलेगा, बिकॉज यू नो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस अब इंडिया में भी जो बर्थ रेट है खासकर सिटीज़ वगैरह में तो वो कम होने लगा है। ओके, तो इसकी वजह से वहाँ पे अभी जैसे कंसर्न है लेबर फोर्स को लेके, जो कि वहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन ड्राइवर था। और अभी पिछले साल से इसलिए चाइना ने कपल्स को बोल दिया कि भाई एक छोड़ो दो छोड़ो, अब आप 3 बच्चे करो और जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उसको इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। ओके, तो अब यूएन जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है। उन्होंने कहा है कि जितनी ज़्यादा मतलब ह्यूमैनिटी बढ़ रही है, ह्यूमन फैमिली बढ़ रही है, उसके साथ में वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड भी हो रही है बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो जो कुछ हैंडफुल ऑफ बिलियनियर्स हैं उनके पास में उतना ही वेल्थ है जितना पुअरेस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड यानी लोएस्ट 50% के पास में वो कुछ हैंडफुल ऑफ बिलियनियर्स के पास में है। और टॉप 1% जो है उनके पास में वर्ल्ड की 1/5 ऑफ द इनकम है। और रिचेस्ट कंट्री के लोग जो हैं उनका ये माना जाता है कि वो पुअरेस्ट कंट्री के लोगों के कंपैरिजन में 30 साल ज़्यादा जिएंगे। ओके, बिकॉज ऑफ बेटर फैसिलिटीज़। सो दिस इज़ द इनइक्वालिटीज़ विच आर इंक्रीजिंग। अब कुछ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड या यूएनएफपीए के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक सब्सिडियरी ऑर्गन है यूएन जनरल असेंबली का और ये एक सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी की तरह काम करती है। और इसका मैंडेट कौन डिसाइड करता है, तो वो यूएन का इकोसॉक जो ऑर्गन है वो डिसाइड करता है, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और ये मेनली 3 SDGs पे काम करता है, दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, दैट इज SDG 3, 4 and 5। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, रोड टू नेट ज़ीरो स्टेटस। तो ये आपके GS3 कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन का टॉपिक है। और COP 27 में इंडिया ने अपना प्लान बताया है कि वो कैसे नेट ज़ीरो एमिशन स्टेटस को अचीव करेगा बाय 2070। तो उसमें कुछ मेजर्स बताएं जैसे कि डीकार्बोनाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स और रीडिज़ाइनिंग ऑफ अर्बन स्पेसेस, देन एनर्जी और मटेरियल एफिशिएंसी बढ़ाना, फॉरेस्ट का रिवाइटलाइजेशन एंड क्लाइमेट ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इन सब के थ्रू इंडिया ने बताया कि वो कैसे नेट ज़ीरो स्टेटस पे पहुँचेंगे। तो जो 2015 का पेरिस अग्रीमेंट हुआ था उसमें सारी कंट्रीज़ को 2 तरीके के क्लाइमेट एक्शन प्लान सबमिट करने थे। पहला था शॉर्ट टर्म और दूसरा था लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म क्लाइमेट एक्शन प्लान थे उनको नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कहा जाता है। और ये शॉर्ट टर्म वाले आपको हर 5 साल में सबमिट करने होते हैं और साथ में बताना होता है कि पिछले 5-10 सालों में आपने क्या स्पेसिफिक एक्शंस लिए हैं। ठीक है, और जो NDCs हैं अभी के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसमें ये बताए हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस में कि वो क्या एक्शंस लेंगे अप टू 2030। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में NDCs जो हैं उसमें मतलब स्पेसिफिक एमिशन रिडक्शन टारगेट्स इंक्लूड होने चाहिए 2030 के लिए। और जो भी आपका अगला NDC होगा, जैसे अभी 2025 तक का, तो अगला 2025 में आएगा तो वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यानी कि उसका टारगेट पिछले से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो अभी इंडिया ने 2030 के लिए अपने 3 मेन टारगेट बताए हैं। तो ये NDC हमारा पहले ही आ चुका है। तो एक तो कहा है कि 2005 के जो हमारे लेवल्स होंगे उसके कंपैरिजन में हमारी एमिशन इंटेंसिटी यानी एमिशन पर यूनिट ऑफ GDP जो है उसमें 45% का रिडक्शन आएगा। ओके, सो दिस इज रिडक्शन इन द एमिशन इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू 2005 लेवल्स। दूसरा कहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है वो 50% किया जाएगा। और तीसरा कहा है कि 2.5 से 3 बिलियन टन के एक्स्ट्रा एडिशनल कार्बन सिंक बनाया जाएगा थ्रू फॉरेस्ट। फाइन।
अब इन एनडीसीज के अलावा आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज भी सबमिट करनी होती है, जिसका कोई वैसे पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप कब तक इसको प्रिपेयर करो। तो जैसे पिछली बार कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लासगो में, तो उस टाइम पे नेट ज़ीरो स्टेटस को अचीव करने के लिए कंट्रीज़ ने अपने टारगेट ईयर्स बताए थे। तो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने 2050 बताया था, चाइना ने 2060 बताया था, तो इंडिया ने अभी अपना 2070 बताया है। और आपको उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज़ भी बनानी होती है कि कैसे नेट ज़ीरो टारगेट आपका अचीव होगा। तो अब इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है? तो इंडिया 5 सेक्टर्स में इन्वेंशन प्लान कर रहा है, जो मैंने आपको बताया, एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डिज़ाइन, इंडस्ट्री और फॉरेस्ट्री। और इसमें है ना रिसर्च और डेवलपमेंट का भी खास रोल रहेगा। क्लाइमेट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन के लिए, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल सब तरीके के रिसोर्सेज इंक्लूडेड रहेंगे। और इसमें कई सारे ऐसे इंटरवेंशंस हैं जो इंडिया ऑलरेडी कर रहा है। तो जैसे बताया, एनर्जी सेक्टर में डीकार्बोनाइजेशन कहा गया है। तो ये कैसे होगा? वही अपना रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है उसको बढ़ा दिया जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स के यूटिलाइजेशन को रैशनलाइज यानी कम कर दिया जाएगा, और डिमांड साइड मैनेजमेंट पे फोकस किया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लो कार्बन डेवलपमेंट जो रहेगा वो कैसे किया जाएगा? जो भी पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनका ज़्यादातर इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। सो दिस वुड बी अ फेज्ड ट्रांजिशन टू क्लीनर फ्यूल्स, और साथ में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम रहेंगे। अच्छा, कंट्रीज़ ने ज़्यादा कोई अपने मिड टर्म गोल्स, कुछ इंटरिम टारगेट्स नहीं बताए, वरना आपको टाइम टू टाइम बताना पड़ता है कि कितना किया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया ने अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में एग्रीकल्चर का मेंशन नहीं किया है, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन एमिशंस के लिए। तो आपको मीथेन के बारे में पता होना चाहिए कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, CO2 के बाद में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है मीथेन। ओके, और इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है कुछ सालों में, और ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकती है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आप मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अगर मीथेन को कम करो तो इसके बेनिफिट ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड से अलग मीथेन जो है वो ज़्यादातर सेक्टोरल गैस है, तो इसका कोई इकोनॉमी वाइड रेपरकशन नहीं होगा जैसे CO2 का रहेगा, है ना। तो CO2 वही इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ से निकलती है। तो लेकिन मीथेन जो है वो सेक्टोरल गैस है, फाइन। और ये हमारे लिए लेकिन बहुत सेंसिटिव इशू है। क्यों? क्योंकि इसके जो ज़्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो एग्रीकल्चर में है, जैसे कि जो पेडी क्रॉप्स रहते हैं इन स्टैंडिंग वाटर, है ना, जो मतलब धान की फसल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ पे पानी स्टैंडिंग रहता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मीथेन निकलता है। और इसके अलावा बेल्चिंग ऑफ कैटल, और जहाँ जो मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा कैटल पाई जाती है, तो ये भी मीथेन का मेन सोर्स है। ओके, और इसलिए जब पिछली बार जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लासगो में, वहाँ मीथेन रिडक्शन का कोलिशन बनाया गया था, तो उसमें इंडिया ने उसे ज्वाइन नहीं किया था। अब यहाँ पे बात हुई है एक कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी की। तो इनका कहना है कि जो नेट ज़ीरो स्टेटस है वो आप तभी पा सकते हो जब जो एमिशंस जो निकल रहे हैं या ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो सके फॉरेस्ट्स द्वारा, या फिर उनका फिजिकल रिमूवल हो सके थ्रू फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़। ओके, तो एमिशंस को घटा तो सकते हो आप, वैसे बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते हो। तो जो बैलेंस है उसको अलग अलग तरीके से कार्बन कैप्चर या स्टोरेज टेक्नोलॉजी से हटाया जा सकता है। तो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है उसमें इन टेक्नोलॉजीज़ की बात तो की गई है, पर अभी हम उस पर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस सेक्टर को पूरा एक्सप्लोर किया जा रहा है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ेगी, और क्लाइमेट स्पेसिफिक फाइनेंस लगेगा। तो वही है, लेकिन एक चीज़ इंडिया ने कही है कि ये कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, इसको CCS कहा जाता है, CCS टेक्नोलॉजी के बिना नेट ज़ीरो कर पाना मुश्किल रहेगा। ओके, R&D के बारे में बताया कि इंडिया ने फिर अपने जो क्लाइमेट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको CCS में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, बायोफ्यूल, स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज वगैरह में, और ये बताया कि कैसे इनमें R&D करके नेट ज़ीरो को अचीव किया जाएगा। और साथ में कहा है कि ये एक नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है, और इसलिए एक इंटरनेशनल सपोर्ट और उनके फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनको अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना चाहिए टू डेवलपिंग कंट्रीज़। ओके,
द थर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ अबाउट ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये आपका GS2 वेलफेयर स्कीम्स का टॉपिक है। तो अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस और आप जो है उन्होंने कहा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करेंगे, और इन्होंने ऑलरेडी राजस्थान से छत्तीसगढ़ में किया, अभी पंजाब में भी करने का बोल रहे हैं। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? तो जो पेंशन दी जाती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सेंटर और कुछ स्टेट्स में, वो उनके लास्ट ड्रॉन बेसिक पे का 50% रहती थी। और लेकिन जनवरी 1, 2004 से क्या हुआ है, एक न्यू पेंशन स्कीम आई है जो भी लोग उसके बाद में गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किए हैं, और इसमें आपको एक अश्योर्ड या डिफाइंड बेनिफिट मिलता है टू द रिटायरी। सॉरी, OPS में आपके ये रहता था ओल्ड पेंशन स्कीम में कि उसमें एक डिफाइंड बेनिफिट मिलता था, इसलिए OPS को याद रखना, OPS को कहा जाता था डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। ओके, तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे मान लो 10,000 की बेसिक मंथली सैलरी पे कोई रिटायर होता है तो उसको 5,000 की अश्योर्ड पेंशन मिलेगी। और उसके अलावा जैसे अगर जो डियरनेस अलाउंस में हाइक वगैरह होते हैं, और गवर्नमेंट जैसे अनाउंस करती रहती है DA में हाइक वगैरह, है ना, तो उसकी वजह से पेंशन में भी आपको हाइक मिलता था। DA क्या होता है, एक बार यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक परसेंटेज होता है बेसिक सैलरी का, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है उसके बढ़ने की वजह से, है ना, जब इन्फ्लेशन वगैरह होता है उसको कंपनसेट करने की वजह से गवर्नमेंट जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को एक स्टेडी इंक्रीज़ देती है। ओके, तो ये जनरली है ना जनवरी और जुलाई में इसको अनाउंस किया जाता है। और तो वही बात है कि अगर मान लो 4% का हाइक होता है, नॉर्मली आप देखोगे कि 4% का ही डिक्लेयर होता है, और 4% का जब हाइक होता है तो अगर मान लो कि अगर कोई रिटायरी है उसको 5,000 की पेंशन मिल रही है तो उसके DA में भी हाइक हो जाएगा, और फिर उसकी मंथली जो इनकम है वो 5,200 रुपये आने लगेगी। अब ये जो OPS स्कीम थी तो इसके साथ में दिक्कतें क्या थी, कंसर्न्स क्या थे? सबसे पहली बात ये थी कि जो इसकी पेंशन लाइबिलिटी थी उसका कोई भी मतलब इट वाज अनफंडेड, इसका कोई अलग से कॉर्पस नहीं था कि जो बढ़ता रहेगा, और मतलब उसके बाद में फिर उसको पेमेंट करके आप उसको फिर यूज़ करते रहो। इसमें क्या होता था कि एक बजट जो गवर्नमेंट बनाती थी उसमें से पेंशन दिए जाते थे, तो उसमें कोई भी एक क्लियर प्लान नहीं होता था। तो हर बजट में मतलब हर साल जो होता था वो एस्टिमेट निकालते थे कि रिटायरीज़ को कितना पेंशन जाएगा। तो बेसिकली क्या होता था, जो प्रेजेंट जनरेशन थी टैक्स पेयर्स की, वो जितने भी मतलब ओल्ड पेंशन वाले थे, जो रिटायरीज़ थे, उनके पेंशन का पेमेंट करती थी। तो इसको कहा जाता है पे एज़ यू गो स्कीम। इससे क्या होता था, ये जो पे एज़ यू गो स्कीम थी इसकी वजह से इंटर जनरेशनल इक्विटी इशूज़ आते थे, यानी कि जैसे जैसे बर्डन बढ़ता जाएगा तो वो प्रेजेंट जनरेशन को बेयर करना पड़ता था, है ना। तो जितने पेंशनर्स बढ़ेंगे उस हिसाब से जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको उतना पे करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा एक तो लाइबिलिटी के अलावा कि एक अनफंडेड था कॉर्पस, दूसरी दिक्कत थी कि OPS जो था वो अनसस्टेनेबल था। तो क्यों था, क्योंकि लाइबिलिटी तो भाई बढ़ती रहेगी, क्योंकि उनके बेनिफिट्स तो हर साल बढ़ते ही रहेंगे, है ना। और क्योंकि बताया डियरनेस अलाउंस जैसे बढ़ता है उसी तरीके से इनको इंडेक्सेशन यानी कि डियरनेस रिलीफ से भी फ़ायदा होता था। उसके बाद में अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ रहती हैं तो फिर इनकी आगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ती जाएगी, लॉन्जिविटी बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा कि इनको पेंशन भी लंबे टाइम तक जाती रहेगी। तो इस वजह से कब तक मतलब जो प्रेजेंट एम्प्लॉय वो कब तक उनका बर्डन लेता रहेगा। ओके, और ये इन्होंने बताया है कि जो पेंशन लाइबिलिटीज़ हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई हैं। जहाँ 1991 में 3,000 करोड़ का बिल आता था सेंटर का, तो अब वो 125 गुना बढ़ के 3,86,000 करोड़ का हो गया है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए क्या किया गया, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 1998 में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एंड एम्पावरमेंट है उनकी एक रिपोर्ट आई थी, कमेटी बनी थी एस.ए. देव के अंडर। एस.ए. देव कौन थे, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेबी एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया थे, और उनकी ये रिपोर्ट आई थी ओएसिस प्रोजेक्ट के अंदर। ओएसिस वाज ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी।
तो ये आई थी रिपोर्ट, इन्होंने सबमिट करी थी 2000 में। तो ये गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए नहीं थी, ये एक्चुअली में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो वर्कर्स थे उनको टारगेट करने के लिए थी, जिनके पास में कोई भी ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो उसके 1991 के सेंसस के मुताबिक कमेटी ने देखा कि केवल 3.4 करोड़ पीपल, यानी कि 11% से भी कम जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है, उनके पास में कोई इनकम सिक्योरिटी थी पोस्ट रिटायरमेंट की, जैसे कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड या फिर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम था। और बाकी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स थे उनके पास में कोई भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं थी। तो अब इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि जो ये इंडिविजुअल्स हैं 3 तरीके के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है सेफ, एक है बैलेंस और एक है ग्रोथ। सेफ में क्या है कि आप 10% तक इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटी में, बैलेंस्ड में आप 30% तक कर सकते हो, ग्रोथ में 50% तक कर सकते हो। और इसको मैनेज कौन करेगा इन इक्विटीज़ को? 6 फंड मैनेजर्स रहेंगे। और जो बैलेंस वाला रहेगा उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा। और इन इंडिविजुअल्स के यूनिक रिटायरमेंट अकाउंट्स होंगे और इनको कम से कम 500 रुपये हर साल का इन्वेस्ट करना होगा। और रिटायरमेंट के बाद में कम से कम 2 लाख जो रहेगा रिटायरमेंट अकाउंट का, उसको यूज़ किया जाएगा एक एन्युटी को परचेज करने में। ओके, तो क्या यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो आपने मतलब जितना भी आपका वो उसमें जमा हुआ है उस अकाउंट में, उसमें से कम 2 लाख यूज़ किया जाएगा एन्युटी। एन्युटी क्या होती है कि एक एन्युटी प्रोवाइडर होता है, वो एक अमाउंट में इन्वेस्ट करता है और उसके हिसाब से आपको फिक्स्ड मंथली इनकम देता है। ओके, तो जो इंडिविजुअल है जिसका मतलब जो रिटायर हुआ है वो एक एन्युटी में इन्वेस्ट करेगा 2 लाख और उसके हिसाब से उनको एक मंथली इनकम आती रहेगी इवन आफ्टर द रिटायरमेंट। तो ये जो प्रोजेक्ट ओएसएस रिपोर्ट आई थी, इसके 1.5 साल के बाद में एक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन्स ने एक कमेटी बनाई, एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया बीके भट्टाचार्य के अंडर, जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे कर्नाटका के। और उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, अब ये जो HLEG बना था बीके भट्टाचार्य के अंडर, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बना था। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया, इन्होंने कहा कि देखो अभी तक तो क्या था कि डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी, है ना, ओपीएस को हमने डिफाइंड बेनिफिट बताया। तो अब इसने सजेस्ट किया कि एक हाइब्रिड होना चाहिए डिफाइंड बेनिफिट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसके पहले टीयर में कहा कि 10% कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का हो, और जो अक्यूमुलेटेड फंड्स रहेंगे उससे फिर पेंशन पे किया जाएगा एन्युटी के फॉर्म में। और सेकंड टीयर में कोई भी लिमिट नहीं बताई थी, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉय बराबर होगा, लेकिन केवल 5% का रहेगा। और जो सेकंड टीयर के फंड्स रहेंगे उनको आप लमसम में या तो विड्रॉ कर सकते हो या तो एन्युटी में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा। और इसकी रिपोर्ट 2002 में सबमिट की गई, लेकिन ये जो HLEG जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई गई थी इसको नहीं माना गया है। और अब न्यू पेंशन स्कीम का ओरिजिन जो है वो एक्चुअली में ओएसएस रिपोर्ट से है, जो कि आई किसके लिए थी? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उसको यूज़ कर लिया, है ना। तो इसीलिए आप देखते हो कि किस तरीके से जो पेंशन होती है उसमें आपको मंथली मतलब इन्वेस्ट करना होता है। तो जिसका NPS है उसने देखा भी होगा, या मतलब आई डोंट थिंक पेरेंट का तो किसी का आपके होगा, तो इफ़ योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर, तो उसमें यही रहता है कि कुछ परसेंट आपका जाता है, कुछ परसेंट गवर्नमेंट का जाता है, लेकिन वो फिर अलग अलग यूनिट्स में उसको इन्वेस्ट किया जाता है ना। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आई थी 2003 में आई थी, और केवल प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ यानी कि जो उसके बाद ज्वाइन करते हैं उनके लिए थी। और इसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जो था वो बेसिक सैलरी का 10% था, बेसिक सैलरी और DNS अलाउंस का मिला के एम्प्लॉय का, और उतना ही गवर्नमेंट का था। तो ये जो था ये टीयर 1 था, और इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंडेटरी किए गए थे। फिर अभी जनवरी 2019 में इसमें गवर्नमेंट ने इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा के 14% कर दिया है। और इसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी स्कीम्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं लो रिस्क टू हाई रिस्क में। और पेंशन फंड मैनेजर्स इसमें रहते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा प्रमोटेड रहते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कंपनीज द्वारा। अभी जो हैं 9 ऐसे पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, जैसे SBI, LIC, UTI, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, इस तरीके से हैं। तो आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी अलग रहता है। और जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है तो उसमें SBI, LIC और UTI में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि 9% का इसमें रिटर्न आया है।
और अगर ये हाई रिस्क में करते तो 15% तक का रिटर्न आता। ओके, तो इसके अलावा एनपीएस जब से आया है तब से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इसके बढ़ गए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा जाए तो 23 लाख सब्सक्राइबर हैं, स्टेट्स में भी करीब 59 लाख हैं, और कॉरपोरेट सेक्टर में 16 लाख हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड में 25 हैं, और इसके अलावा एनपीएस स्वावलंबन स्कीम जो आई थी उसमें भी करीब 41 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ओके, तो अब वही है कि अब वापस अगर आप ओल्ड पेंशन पे जाते हो तो फिर ये मैनेज करना काफ़ी टफ हो सकता है। नेक्स्ट इज़ यूक्रेन एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, तो है आपका GS2 का इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक है। और अभी जो वॉर, रेन और इकोनॉमिक हार्डशिप हुई है इसकी वजह से यूक्रेन में वीट प्लांटिंग्स काफ़ी कम हो गई हैं, और जो एक्सपोर्ट होता था वो भी मतलब बहुत कम हो जाएगा, खासकर 2023 में, और ग्लोबल सप्लाईज़ कम हो जाएंगी, और साथ में जो बेसिक फूड स्टफ़ है उसके प्राइसेस, उसके दाम भी बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। तो यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड का टॉप वीट एक्सपोर्टर में से एक है, और इसके जो मेन बायर्स होते हैं वो हैं इजिप्ट, टूनीशिया, मोरक्को, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और अब वहाँ पे अगर प्रोडक्शन कम होता है तो इनके लिए ऑल्टरनेटिव सप्लाईज ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना। और वही है कि प्राइसेस जैसे ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से फिर जो लोग डायरेक्टली नहीं भी ख़रीदते हैं यूक्रेन से, उनको भी दिक्कत आएगी। ओके, तो इस साल जो था यूक्रेन में 19 मिलियन टन वीट हार्वेस्ट किया गया था, और पिछले साल हालांकि 33 मिलियन था, और उसमें से 40% मतलब रिडक्शन हो गया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ड्रॉप है ये और ज़्यादा रहेगा, और जो मतलब वही है फार्मर्स के पास में भी ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आया है, तो अब वो कुछ क्रॉप इनपुट्स भी कम कम डाल रहे हैं, जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह हो गया। अब फर्टिलाइज़र कम डालोगे तो यील्ड भी कम रहेगी, है ना, और इसकी वजह से वही है कि प्रोडक्शन कम रहेगा, तो जो वर्ल्ड की काफ़ी पुअर कंट्रीज़ हैं उनको भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो यूक्रेन जैसे था टर्की को काफ़ी वीट एक्सपोर्ट करता था, जो कि फिर उसको फ्लोर में कन्वर्ट करके यानी आटे में कन्वर्ट करके अफ्रीका और ख़ासकर सब सहारन अफ्रीका में सेंड करता था, और या फिर एक सॉफ्ट व्हीट बेस्ड पास्ता बना के, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत यूज़ किया जाता है, वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करता था। तो वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान रहेगा। G20 मेंबर्स का एक सिस्टम है एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रखना अमिस है। एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसका है? G20 मेंबर्स का है। और ये क्यों सेटअप किया गया था? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। और इन्होंने वार्निंग दी है कि इस साल भी यूक्रेन में काफ़ी पुअर क्रॉप रहेगा, और पिछले साल का जो भी झटका उसको ये कोप अप नहीं कर पाएगा, और इसलिए मार्केट वगैरह जो है वो वॉलेटाइल रहेगा। और फूड क्राइसिस जो है और भी बढ़ गया था कोविड पेंडेमिक की वजह से, क्लाइमेट शॉक्स हो ही रहे हैं, और हाई एनर्जी प्राइसेस की वजह से ही। एंड जो फार्मर्स वहाँ पे उनको दाम मिल रहे हैं वो भी बहुत कम है, क्योंकि उनको बहुत मुश्किल से वो अपना जो भी उनका ग्रेन वगैरह है उसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ मूविंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द वॉर। ओके, तो वही है कि इनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। तो अब इन्होंने बताया कि एरिया भी जो इन्होंने जैसे जहाँ पे सोइंग की है ना वो भी कम हो गया है। तो जैसे 2022 के हार्वेस्ट के लिए 6 मिलियन हेक्टेयर गेहूँ इन्होंने बोया था, लेकिन उसमें से ज़्यादातर एरिया जो है वो रशियन फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया था, और केवल 4.6 मिलियन हेक्टेयर ही ये हार्वेस्ट कर पाए थे। तो अब यहाँ पे एक एनालिस्ट का कहना है कि ये बेसिकली एक ट्रिपल इफेक्ट रहा है, वेदर, इकोनॉमिक और टेक्निकल फैक्टर्स का। टेक्निकल फैक्टर क्या कि वहाँ पे आपने बोया है लेकिन आप उसको आप इनेबल हो उस फील्ड को एक्सेस करने में। ओके, तो अब यहाँ पे बताया कि गेहूं की जगह पे अगर रेपसीड प्लांटिंग्स देखा जाए तो उन्होंने फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और इसीलिए यूक्रेन जो है वहाँ पे ये चीज़ का शिफ्ट देखा जाएगा, और गेहूं की जगह कॉर्न जो रहेगा वो मेन क्रॉप रहेगा, और सनफ्लावर्स मेन ऑयल सीड रहेंगे। और ये भी अभी श्योर नहीं है कि जैसे अभी तक तो ये जैसे एक्सपोर्ट कर ले रहे थे कि यूएन का अग्रीमेंट हुआ था कि 3 यूक्रेनियन पोर्ट्स से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, लेकिन ये अभी नवंबर 19 को एक्सपायर हो गया है। तो अभी ये एक्सटेंड होता है कि नहीं ये देखना रहेगा कि ये पैक्ट मतलब रशिया इस पर अग्री करता है कि नहीं। और इसकी अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता है तो वही है कि दाम और गिर जाएंगे, और ख़ासकर ईस्टर्न और सेंट्रल यूक्रेन में, क्योंकि वहीं से फिर ऐसा है कि लैंड रूट के थ्रू ही ये चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इनटू द यूरोपियन यूनियन। ओके,
MCQs कुछ देख लेते हैं। तो पहला UNFPA से रिलेटेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वर्कड ऑन SDG 3, 4 एंड 6। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया चाइना को सरपास कर जाएगा वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री की तरह इन 2023 एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपके ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन। यू कैन पॉज एंड राइट द आंसर। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है ओनली वन इज़ इनकरेक्ट। ओके, तो SDG 3, 4 और 5 पे काम करता है ना, अभी आपको बताया था। देन द टर्म INDCs, अब ये देखो 2016 का सवाल है और इसमें पूछा गया है कि ये किसके कंटेक्स्ट में यूज़ होता है ये टर्म। तो पहला स्टेटमेंट है प्लेजेस मेड बाय यूरोपियन कंट्रीज टू रिहेबिलिटेट रिफ्यूजीज फ्रॉम वॉर अफेक्टेड मिडिल ईस्ट। तो यूरोपियन कंट्रीज़ की प्लेजेस रिफ्यूजीज़ को रिहेबिलिटेट करने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट है प्लान ऑफ एक्शन क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर कंट्रीज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए। और चौथा है प्लान ऑफ एक्शन ऑफ द कंट्रीज रिगार्डिंग SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। तो आप आंसर लिख सकते हैं इसका। मैं आपको बता देती हूँ आंसर। आंसर इज़ डी। थर्ड क्वेश्चन इज NPS के रेफरेंस में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है NPS जो ये पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी ओल्ड एज सिक्योरिटी देने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसमें लॉन्ग टर्म सेविंग एवेन्यू को ये अट्रैक्ट करता है ताकि आपका रिटायरमेंट प्लान हो सके सेफ और रेगुलेटेड मार्केट बेस्ड रिटर्न से। थर्ड स्टेटमेंट है कि ये जो स्कीम है उसको PFRDA रेगुलेट करता है और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPST को इस्टेब्लिश किया है PFRDA ने, जो कि रजिस्टर्ड ओनर है सारे एसेट्स का अंडर NPS। ओके, तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली टू, ऑल थ्री आर ट्रू, या फिर नो स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका आंसर है C, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये पेयर्स बताए गए हैं तो रीजन्स पूछे हैं और उसकी कंट्री पूछी है। 2022 का ही क्वेश्चन है। एनाटोलिया इन टर्की, अम्हारा इन इथियोपिया, कैबो डेलगाडो इन स्पेन, कैटलोनिया इन इटली। तो आपको बताना है कौन से पेयर्स इसमें करेक्टली मैच्ड हैं। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या ऑल फोर। देख लो इस तरीके के आते हैं तो अब एलिमिनेशन करने वाली चीज़ है ना, अब जा रही है। अब आपको प्रॉपर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इसमें आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे इसका आंसर है ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट, इसमें ये दोनों पेयर्स गलत हैं। ओके, कैबो डेलगाडो इज़ इन मोज़म्बिक एंड कैटलोनिया जो है ये आपका स्पेन का रीजन है। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप बताइएगा, आप रिव्यू दीजिएगा और अपने मार्क्स भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।